हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का विस्तार करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा के संबंध में विभिन्न आयोगों की सिफारिशें, कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदी भाषा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने लोगों के अलग अलग आयोग बनाए, अलग अलग समितियां बनाई, जिसका कार्य क्या था कि हिंदी हमारा जो देश है भाषाई विविधता वाला देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। तो इस भाषाई विविधता वाले देश में जो भाषा है उसको किस तरह से, जो हिंदी भाषा है उसका किस तरह से विस्तार करना है, तो इस संबंध में जो सरकार ने काफ़ी आयोग और समितियां बनाई जिसकी जो सिफारिशें थी। तो आज हम उन सिफारिशों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं समितियों की संस्तुतियां। तो भारत एक बहुभाषाई देश है। जैसे हमने बात की कि भारत में अगर हम देखें 1900, अगर हम 61 की जनगणना की बात करें तो उस समय भारत में तकरीबन 1600 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती थी। और 22 जो भाषाएं हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो यहाँ पर अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। 80 से ज़्यादा भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। और 40 से ज़्यादा भाषाओं में बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को हम बहुभाषी देश क्यों कहते हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा बोलियां पूरे भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में देखें तो 1000 से ज़्यादा जो बोलियां हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं। और जो समाचार पत्र हैं 80 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। और 40 से ज़्यादा भाषाओं में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनको संविधान ने मान्यता प्राप्त जिनको स्वीकार किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, ये भाषाएं जो हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत की यही भाषा विविधता ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कि भारत में भाषाओं की इतनी विविधता है तो एक समस्या ये है कि किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी भाषाओं के बीच में किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो अब इसके संबंध में सरकार ने आज़ादी के बाद कुछ समितियां बनाई, जिनसे समितियां क्या होती हैं, लोगों का एक समूह होता है। जो लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं, सरकार उनका एक समूह बनाती है, 2 का, 4 का, 6 का। और उनसे कहती है कि एक समस्या है सामने की भाषाई विविधता जो है, तो किस भाषा में शिक्षा दें। तो उनको एक टास्क दिया जाता है, एक लक्ष्य दिया जाता है, उद्देश्य दिया जाता है, जिस समस्या का एक समस्या दी जाती है और उस समस्या का समाधान उनको ढूंढना होता है। तो जैसे भाषाई विविधता के लिए तो सरकार ने अलग अलग समय पे अलग अलग समितियां बनाई। और उनसे कहा गया कि अब भाषाई विविधता जो हम इस भाषाई विविधता में हम किस तरह से बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दें। तो अलग अलग समय पे अलग अलग समितियां बनी और उन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें उन्होंने शोध किया। और शोध करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें दी कि इस बहुभाषी देश में किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हम उसकी बात करेंगे। इस संबंध में स्वतंत्रता के बाद अनेक परिषदों और समितियों ने अपनी संस्तुतियां सिफारिशें दी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं ताराचंद समिति। 1948 में बनी। आज हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1948 में ताराचंद समिति बनी। डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 1948 में इस समिति का गठन हुआ। इस समिति को बनाया गया और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद थे, तो उन्हीं के नाम से ताराचंद समिति इसका नाम पड़ा।
इस समिति ने माध्यमिक स्तर पर दो भाषा शिक्षण द्विभाषा शिक्षण नीति की सिफारिश की। कि इस समिति ने कहा कि माध्यमिक स्तर का मतलब है कि जो कक्षा 6 के बाद हम बात कर कक्षा 5 के बाद की 1 से 5 तक जो हम कहते हैं प्राथमिक, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जाती थी। और माध्यमिक स्तर की कक्षा जो 6 से 10 होती है, छठी से 10वीं होती है, उसको हम माध्यमिक, और 11वीं 12वीं को उच्चतर माध्यमिक कहते हैं। तो इस समिति ने माध्यमिक स्तर पर दो भाषा शिक्षण की 5वीं के बाद बच्चों को दो भाषाएं पढ़ाई जाए, तो दो भाषा शिक्षण की सिफारिश की। और ये दो भाषाएं कौन सी होनी चाहिए? पहली भाषा मातृभाषा, जो बच्चे की अपनी मातृभाषा हो, और दूसरी भाषा अंग्रेजी भाषा हो या संघीय भाषा, जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो इस समिति ने दो भाषा की बात की। पहली भाषा मातृभाषा। मातृभाषा हमारा एक बहुभाषी देश है। अगर मान लो कोई तमिलनाडु में रहता है तो उसकी मातृभाषा तमिल है, तो उसको तमिल में शिक्षा दी जाए, और उसके साथ साथ अंग्रेजी या कोई भी एक भारतीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो सकती है, उसमें उसको शिक्षा दी जाए। और मान लो कोई बच्चा अगर उत्तर प्रदेश में रहता है तो यहाँ पे मातृभाषा हिंदी है, तो उसको हिंदी और अंग्रेजी या कोई भी भारतीय भाषा उसमें उसको शिक्षा दी जा सकती है। तो इस समिति ने दो द्विभाषा नीति की सिफारिश की। इसके बाद हम बात करते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग। 1952 में एक नया शिक्षा आयोग बना, मुदालियर शिक्षा आयोग। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1992 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। कि इसको मुदालियर आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। तो उनके ही अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी। और इसने मुदालियर शिक्षा आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की कि माध्यमिक स्तर पर दो भाषाएं होनी चाहिए। तो क्या क्या इसने सिफारिश की? कि पहली जो भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा हिंदी, या उच्च राज्य में क्षेत्र में जो भी ये भाषा है वो मातृभाषा। और दूसरी क्षेत्रीय भाषा कि उस क्षेत्र में जो बोली जाती है। मान लो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अलग अलग जगह है। एक जो मातृभाषा, मान लो अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ की मातृभाषा जो है भोजपुरी। लेकिन कई बार है कि मातृभाषा में शिक्षा देना संभव नहीं है, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा क्या है? हिंदी। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अगर मातृभाषा में शिक्षा देना संभव नहीं है, तो उस क्षेत्र की जो भाषा है उस भाषा में शिक्षा दी जाए, तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। और दूसरा है निम्न में से कोई एक भाषा। तो अगर उदाहरण के लिए मान लें कि अगर किसी बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है, तो उसकी प्राथमिक शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, और उसके अलावा उसको जो दूसरी भाषा सिखाई जाएगी वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, वो एक आधुनिक आर्य भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, कुछ भी हो सकता है। विदेशी भाषा फ्रेंच, जर्मन, ये सब हो सकती है। और प्राचीन सांस्कृतिक भाषा संस्कृत। तो इनमें से पहली भाषा उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, और दूसरी भाषा की जो भारत की अन्य जो भाषाएं हैं, सांस्कृतिक भाषा या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, उनमें से कोई भी एक भाषा हो सकती है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी एक भाषा हो सकती है। फिर एक और आयोग बना, कोठारी आयोग। 1964 में इस आयोग का गठन हुआ। डॉक्टर डी के कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते थे। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी। और कोठारी शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की बात की। अब देखो एक नया बदलाव आया। ताराचंद समिति ने और मुदालियर जो आयोग था उसने दो भाषा की बात की, लेकिन कोठारी आयोग ने तीन भाषा की बात की, त्रिभाषा सूत्र की बात की। और किस तरह से? तो इसकी सिफारिशें इस प्रकार है
पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है, तो आप मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा समझ गए होंगे कि कई बार मातृभाषा जो है एक छोटे स्तर पे बोली जाती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, तो कई बार अगर मातृभाषा में शिक्षा देना संभव नहीं हो तो उस पूरे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहली हो सकती है। अगर मान लो कोई महाराष्ट्र में रहता है तो उसकी मातृभाषा जो है वो मराठी है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, तो उसकी पहली भाषा मातृभाषा मराठी। और दूसरी हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है या जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में मान लो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ की मातृभाषा मराठी है। तो और दूसरी भाषा कौन सी होगी? दूसरी भाषा वहाँ पे हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। तो और मान लो अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की अगर हम बात करें कि मातृभाषा जो है हिंदी है, तो वहाँ की मातृभाषा हिंदी है। और दूसरी भाषा फिर कौन सी हो जाएगी? दूसरी भाषा इंग्लिश हो जाएगी। और फिर तीसरी भाषा कौन सी? आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा की हम बात करते हैं कि जैसे 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है। तो इनमें से कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में बच्चों को ना पढ़ाई जाए। तो इसने 3 भाषा की सिफारिश की। पहली मातृभाषा, और फिर से मैं उदाहरण, अगर कोई बंगाल में रहता है तो उसकी मातृभाषा क्या है? पश्चिम बंगाल में जो रहता है उसकी मातृभाषा बांग्ला है। तो फिर उसकी दूसरी भाषा, उसको कौन सी भाषा पढ़ाई जाए? उसको दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या इंग्लिश कोई एक भाषा ले सकता है। और तीसरी भाषा के रूप में जो पहली या दूसरी भाषा के रूप में वो ना पढ़ रहा हो, तो आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की बात की। तो ताराचंद समिति और मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र की बात की, और कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की बात की। तो कक्षा हमने देखा कि आज इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि आज़ादी के बाद अलग अलग आयोग बने, अलग अलग समितियां बनी, और उन्होंने इस बहुभाषी देश में बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। तो ताराचंद समिति और मुदालिर आयोग ने द्विभाषा की बात की। फिर कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र की बात की। और आगे आने वाले समय में जब 1986 में नई शिक्षा नीति आई तो उसने भी त्रिभाषा सूत्र को लागू किया। और आप सबने भी जब आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 5वीं के बाद आपको 2 या 3 भाषाएं आपको पढ़ाई जाती हैं। 3 भाषा ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है, तीसरी भाषा उर्दू भी होती थी, संस्कृत होती थी, या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, एक कोई भी भाषा होती थी। तो आपने खुद विद्यालय में आपने देखा होगा कि कक्षा 6ठी से हमारे पास 3 भाषाएं आ जाती थी। आ, आपकी मातृभाषा जिसमें आप पढ़ रहे हो, और इसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो इस तरह की भाषाएं आपने भी पढ़ा होगा, भाषाओं में उसको समझा होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।